हेलो दोस्तों। पंचायत की पाठशाला में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो झारखंड एनसीईआरटी। आप लोग जान रहे हैं कि एनसीईआरटी कहीं से चल रहा है, तो झारखंड एनसीईआरटी जो है उसका क्लास 7 का जो राजनीतिक का बुक है, सिविक्स का बुक है, उसका जो अध्याय 5 है लिंग बोध। क्या है? लिंग बोध। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वक्त का बहुत वैल्यू है तो हम लोग उसको गवाते नहीं हैं, हम लोग पढ़ने पे कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है रिंकिया के पापा। तो देखिए, रिंकी के पापा उसकी मम्मी को अस्पताल ले गए थे। रिंकी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी मम्मी को अस्पताल ले जाया गया। वो समझ नहीं पा रही अस्पताल क्यों लेके गए हैं। दादी ने उसे बताया कि वह दीदी बनने वाली है, तो रिंकी खुशी से उछल पड़ी। घंटी बजते जब उसने फ़ोन रिसीव किया तब पापा बोले, बेटी तुम दीदी बन गई, तुम्हारी एक बहन आई है। यह समाचार सुनकर रिंकी फूले नहीं समा रही थी, मतलब बहुत खुश हो रही थी। उसे दीदी बनने पर गर्व हो रहा था। यह शुभ समाचार अपनी दादी को सुनाने वो तुरंत दौड़ पड़ी। समाचार सुनते ही दादी बोली, अरे भगवान एक बेटा दे देता तो अच्छा रहता। घर का चिराग तो बेटा ही होता है। दादी की इस प्रतिक्रिया ने रिंकी की खुशियों को गायब कर दिया। वह सोचने लगी कि बेटी के जन्म पर दादी खुश क्यों नहीं हुई है। क्या दादी की प्रतिक्रिया सही थी? अगर रिंकी के स्थान पर आप होते तो क्या सोचते? तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, सबसे पहले आप चैप्टर समझिए। ये चैप्टर इस बात पे आधारित है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास पड़ोस में, हमारे गांव में जो ये चीज़ें चलती है, किसी का बेटी हो गया किसी के यहाँ, तो वो समझता है कि यार बोझ आ गया है बेबी को, तब इसकी शादी करनी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं, तिलक जो होता है वो देना पड़ेगा, है ना, दहेज जिसको कहते हैं। तो वो सोचेगा कि दहेज देना पड़ेगा, और यदि बेटा हुआ तो वो बहुत खुश होते हैं। तो ये जो विचार हमारे समाज में चल रहे हैं ना, तो इस चैप्टर का जो पूरा सार है वो इसी बात पे रिलेटेड है कि ये जो विचार है, लड़का होने पे खुश होना, लड़की होने पे दुखी होना, लड़की को जो है सही नहीं मानना, लड़की के जन्म होने पर उदास होना या उसको अशुभ मानना, ये सब चीज़ें जो होती हैं गाँव में चलता है, उसको कैसे ख़त्म करें, इसके क्या समस्याएं हैं, इसी चीज़ पे ये पूरा चैप्टर जो है डिपेंडेंट है, आधारित है। तो चलिए आगे हम लोग अब शुरू करते हैं। हमारे समाज में रिंकी की दादी की तरह प्रतिक्रिया करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। हम जब किसी शिशु के जन्म की खबर सुनते हैं तो हमें उसके स्वास्थ्य से, मतलब उसके हेल्थ जो है, उसके स्वास्थ्य से पहले उसकी लिंग जानने की उत्सुकता होती है। ये नहीं देखते कि वो बच्चा सही है या अच्छे से पैदा हुआ कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सबसे पहले पूछेंगे क्या है, लड़का है कि लड़की, लड़का है या लड़की। वस्तुतः समाज के लोगों को अपनी बेटी अपने बने बनाए मूल्यों के अनुरूप ही शिशु को स्त्री या पुरुष के रूप में पहचान देने की प्रवृत्ति होती है। समाज उनसे अलग अलग भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं गुणों की अपेक्षा करता है, जिसके कारण शिशु में स्वयं के लड़का या लड़की होने की अनुभूति विकसित होने लगती है। देखिए, इसको हम फिर से समझते हैं। ये बहुत मतलब डीप चीज़ें कही गई हैं, उसको समझिए। क्या कह रहा है कि समाज के लोग अपने बने बनाए मूल्यों के अनुरूप ही शिशु को स्त्री या पुरुष के रूप में पहचानते हैं की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये कह रहा है कि समाज में जो लोग हैं वो जानते हैं कि अगर बेटा है तो गुजरात कमा लेगा, लेकिन बेटी है तो गुजरात नहीं कमा पाएगी, वो तो घर में बैठी रहेगी, चौका चूल्हा करेगी, खाना पीना बनाएगी, तो उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या होगा, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये पहले हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं ये चीज़। वही कह रहा है कि अपने बने बनाए मूल्य जो हम लोगों ने पहले से बना रखा है अपने दिमाग में ना, कि अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो सही नहीं है, क्योंकि लड़की कमाती नहीं है, लड़का तो बाहर जाकर कमा लेगा, हल जोत लेगा, खेत बाड़ी कर लेगा, लड़की तो घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो ये सब विचार जो हैं वो कैसे हैं, अपने विचार हैं, हम जो अपने मूल्यों से हमने बनाया हुआ है, तो उसको हम इसी रूप में पहचानते हैं। समाज उनसे अलग अलग भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं गुणों की अपेक्षा करता है। वही अपेक्षा करता है कि लड़का होता तो लड़का यदि होगा किसी के यहाँ, तो उसका जो घर है वो विकास करेगा, उसके घर में 4 पैसे आएंगे। लड़की होगी तो 4 पैसे देने पड़ेंगे उसके विवाह के लिए। तो ये लोग सोचते हैं। इस कारण से शिशु में स्वयं
के लड़का या लड़की होने की अनुभूति विकसित होने लगती है। वो बच्चा भी ये सोचने लगता है, अगर वो बच्चा जब बड़ा होगा, जैसे कि ये थी रिंकी थी, जो बड़ी हुई थी सोचने लगी कि भाई हम क्यों लड़की पैदा हुए, हमें तो लड़का होना चाहिए था, लड़का होता तो ज़्यादा अच्छा रहते हम। तो ये सब सोचने का प्रवृत्ति जो है वो लड़कों मतलब कि जो शिशु है उसमें भी जन्म लेने लगता है। इसे ही लिंग बोध कहा जाता है। लिंग बोध का मतलब होता है लिंग के बारे में जानना। वो भी लिंग को समझने लगता है कि किस लिंग की क्या वैल्यू है। लिंग मतलब स्त्री या पुरुष, तो किस लिंग की क्या वैल्यू है वो समझने लगता है बहुत छोटे से उम्र में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लिंग बोध संबंधी मान्यताएं, दृष्टिकोण व अपेक्षाएं आमतौर पर हम अपने परिवार, समाज, परिवेश, संस्कृति, मित्रों व सहपाठियों आदि के बीच स्पष्ट रूप से देखते हैं। हम भेदभाव होते हुए आप जब अपने गांव में अलग अलग घरों में जाएंगे तो खासकर बूढ़े पुराने, अब इस समय में थोड़ा ठीक हो गया है, खासकर जो बूढ़े पुराने होते थे ना, जो बूढ़े होते थे वो खासकर ऐसा करते थे कि लड़के को बहुत प्यार करेंगे और लड़कियों को देखना नहीं चाहते थे। हमेशा उसको डांटते रहना, मारते रहना, ये सब चीज़ें होती थी। अब कुछ कम हुआ है, लेकिन ये चीज़ें आज भी हैं। और ये जो अशिक्षित परिवार है, जो कि पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, जो पढ़ा लिखा परिवार नहीं है उस परिवार में ये ज़्यादा है ये चीज़। ठीक है, आगे देखिए। समाज में सामान्यतः यह भेदभाव जन्म से आरंभ होता है। मतलब जब लड़के का जन्म हुआ उसी समय से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। खाना पीना अच्छा से नहीं देंगे, मानेंगे नहीं, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, अच्छा क्लास नहीं देंगे, अच्छा कोचिंग नहीं देंगे। आगे देखिए। और बड़े होने तक चलता रहता है। माता पिता के द्वारा लड़कों को कार, बंदूक, लड़कियों को गुड़िया जैसे खिलौने दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? लड़कियों को भी बंदूक तो लड़कियों को भी कार दो, क्यों वो कार पे नहीं बैठ सकती? क्या लड़कियां बंदूक नहीं चला सकती? तो ये कहा जा रहा है कि ये हम लोग शुरू से ही बच्चों के दिमाग में भर देते हैं कि तुम तो अगर लड़की है तो उसको कहेंगे हाँ गुड़िया ले लो। अगर लड़की ये कह दे कि हमें बंदूक चाहिए तो हम कहेंगे अरे बंदूक लेके क्या करोगे, तुम लड़की हो, तुम गुड़िया से खेलो। तो ये चीज़ें समाज में चल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि ऐसा क्यों, जबकि इन खिलौने से खेलने में दोनों एक जैसा ही आनंद आता है, दोनों को सेम ही आनंद आएगा खेलने में। अगर हम विचार करें तो यह भेदभाव प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में झलकता है, जैसे उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से खेल खेलने चाहिए तथा कैसे बातें करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है शुरू से ही दिमागों में भरा जाता है। ठीक है, कि यदि लड़की है तो तुम टी शर्ट नहीं पहन सकती, जीन्स नहीं पहन सकती, है ना, चश्मा नहीं पहन सकती, ये सब चीज़ें होती हैं। और लड़का है तो फिर उसके लिए सब फ्री है। ये बर्ताव, ये मतलब उसके साथ ये जो व्यवहार होता है, ये बर्ताव बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो भविष्य में उनकी भूमिकाएं अलग अलग होंगी। तो ये उनको शुरू से हम मन में दिमाग में दे देते हैं कि तुम लड़की हो और बड़ी होगी तुम खाना ही बनाओगी, और लड़का हो तो तुम्हें नौकरी ही करना है। तुम लड़का खाना नहीं बनाएगा और लड़की नौकरी नहीं करेगी। ये चीज़ हमको शुरू से ही बचपन से ही दिमाग में धीरे धीरे भरा जाता है। बाद के जीवन में इनका प्रभाव उनके अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनने पर भी पड़ता है। मतलब कि व्यवसाय मतलब नौकरी से संबंधित है, व्यवसाय मतलब नौकरी के चुनने पर भी। यदि लड़कियां हैं तो वो उससे संबंधित ही नौकरी चुनती हैं, और लड़के हैं तो वो उस अपने जो ये है उसका जो एरिया है उससे संबंधित नौकरी चुनता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कि जैसे लड़का है तो लड़का ड्राइवर जैसे यदि लड़का है, जैसे यदि क्या है, लड़का है तो वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ड्राइवर बन सकता है, मजदूर बन सकता है। लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियों के लिए पहले हम लोग समाज में छांट देते हैं कि तुम तो खाना ही बनाओगी, जैसे ही उम्र हुआ तुरंत हम लोग शादी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना, जो समाज में बुराइयाँ हैं। तो वही कह रहा है कि बाद के जीवन में इसका प्रभाव उनके अध्ययन के लिए, मतलब वो पढ़ने में, विषयों में, व्यवसाय के चुनने पर भी पड़ता है। आप देखिएगा अधिकतर लड़कियां मेडिकल करती हैं, जबकि मेडिकल करने वाले लड़कों की संख्या कम है। अधिकतर लड़के इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग में जो लड़कियों की संख्या है वो कम है। अब फिर देखिए जो ये क्या कहते हैं, MBA वगैरह होता है, इसमें अधिकतर लड़कियां MBA करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं, लड़कों की संख्या इसमें कम होती है। तो ये सब चीज़ें जो बचपन से उसके दिमाग में डाला जा रहा है, तो वो आगे चल करके भी उसके दिमाग में, उसके व्यवसाय पे, उसके व्यवहार पे उसका प्रभाव पड़ता है। आगे है गतिविधि क्या है। लड़कों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों की सूची तैयार कीजिए कि कौन कौन से खेल खेलते हैं। क्या इन खेलों में लड़कियां नहीं खेल सकती? ऐसा कोई खेल है जिसमें लड़कियां नहीं खेल सकती?
समय खेल सकती हैं। तो देखिए, स्त्री एवं पुरुष के कार्यों का महत्व, उनके कार्यों का क्या महत्व है। समाज में स्त्री एवं कार्य मतलब काम, समझ रहे हैं ना, कार्यों का महत्व मतलब काम का क्या वैल्यू है। समाज में स्त्री एवं पुरुष मिलकर कई तरह के काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाओं और उनके कामों के महत्व को एक समान नहीं समझा जाता है। निम्न तालिका में कुछ कार्यों को दिखाया गया है, पता लगाइए कि इन कार्यों को कौन करता है। ये सब खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब है, इसको देख लीजिए। आगे है, आपने अनुभव किया होगा कि घरेलू काम जैसे कि खाना पकाना, साफ सफाई तथा देखभाल करना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की आदि की जवाबदेही स्त्रियों की होती है। लेकिन मतलब वो महिलाएं उसके जवाबदेही होती हैं, और कोई बीमार पड़ गया तो पैर हाथ महिला दबाएंगी, खाना बना के वही खिलाएंगी। लेकिन इन कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, उनका वैल्यू नहीं दिया जाता है। यदि मान लीजिए कि अब जैसे कि गांव में वो होता है ना, धान बुआई होता है, तो यदि मान लीजिए कि कोई जेंट्स है, वो दिन भर खेतों में काम करता है, ठीक है, और कोई लेडीज़ है, वो दिन भर खेतों में खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब चीज़ काम करती हैं। तो जब वो शाम को घर आता है तो उसको लगता है कि हमने तो आज बहुत काम करके आया हूँ, मैं दिन भर 8 घंटे में मैंने काम किया है। लेकिन 8 घंटे उस स्त्री ने भी काम किया है, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है जितने उस पुरुष की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, तो वही हो तो लेकिन इन कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। जो खाना बनाना का जो कार्य है, इसको बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। इन्हें स्त्रियों की स्वाभाविक कार्य माना जाता है, मतलब कि ये मान लिया जाता है कि ये कार्य तो लड़कियां ही करती हैं। अगर किसी लड़के को कहो कि इस झाड़ू लगा दो, कहेगा नहीं, हम क्यों लगाएंगे, ये तो तुम्हारा काम है, लड़कियों का काम है। शहरों में कुछ घरों में घरेलू कार्य करने के लिए काम पर रखी महिलाओं को तनख्वाह के नाम पर बिल्कुल कम राशि दी जाती है, मतलब उनको जो काम घर में काम कराया जाता है, बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। उससे व्यवहार भी सम्मानजनक नहीं किया जाता है, उसका मतलब कि उसके साथ जो व्यवहार है वो भी उसका सम्मानजनक नहीं है। मतलब कि कई लोग गालियाँ दे देते हैं, मारपीट भी देते हैं कि तुमने ये काम, कोई गलती हो गई तो मारपीट देंगे, गालियाँ देंगे, ठीक है, ये सब करते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी तो काम कर रही है, उसके काम का भी तो गरिमा है। काम की गरिमा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, या ध्यान दीजिए, जिसमें कि वो एग्जाम्पल था कि एक बच्चा जो बूट पॉलिश कर रहा था, उसको किसी ने फेंक के पैसा दिया तो वो नहीं लिया। तो आगे देखिए, कहता है कि वास्तव में घरेलू कामों में भी शारीरिक श्रम लगता है। जो घर के काम होते हैं उसमें भी तो मेहनत लगती है, जैसे खाना बनाने आदि में। गर्म चूल्हे के सामने देखिए, गर्म चूल्हे के सामने रहना पड़ता है। गांव की कुछ स्त्रियां जंगलों में जलावन की लकड़ियां आदि लाती हैं, जो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है। कुछ स्त्रियां बाहर में नौकरी भी करती हैं, जिन्हें कामकाजी महिला कहा जाता है। इन पर काम का दोहरा बोझ होता है। एक बात और है कि हम घरेलू कामों में लगने वाले लंबे समय को महत्व नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो है, यदि कोई पुरुष जो है कहीं काम कर रहा है, मान लीजिए कि आपके पापा जी हैं या फिर आपके भैया जी हैं, मान लो वो किसी के घर में काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी का घर बन रहा है, वहाँ पे मान लो वो लेबर का काम कर रहे हैं, तो वो तो 8 ही घंटा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो घर में स्त्री है, जो महिला घर में काम कर रही है, वो कितने घंटा काम करेगी, वो तो उनका समझो कि 12 घंटे काम रहता है। दिन भर वो काम ही करती रहती है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ठीक है, कुछ नहीं है तो फिर चावल उवल साफ़ करना, ये वो बहुत, अगर गाय है तो फिर उसको खाना देना, दूध दूहना, ये सब भी काम होते हैं। तो इन कामों में भी एक लंबा समय भी लगता है और मेहनत भी लगता है, जबकि इस सारे काम के बदले महिला को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। जो पुरुष काम कर रहा है उसको तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन महिला को तनख्वाह नहीं मिलती है। देखिए, गतिविधि क्या है, अपने आसपास की कामकाजी स्त्री एवं पुरुषों के काम करने के समय की अवधि का पता लगाइए। इसमें कौन अधिक काम करता है, पुरुष अधिक काम करती है या महिला। तो आप देखेंगे कि महिला अधिक काम करेगी। रूढ़िवादी धारणा का मतलब ये होता है कि ऐसी धारणा, ठीक है, जो कि जैसे कि मान लीजिए कि जो महिला और पुरुष और स्त्री में जो भेदभाव है, ये भी एक रूढ़िवादी धारणा है। मतलब जो बहुत पुराने समाज से गलत धारणा पल रही है हमारे समाज में, उसको रूढ़िवादी धारणा कहा जाएगा।
इसमें जैसे देखिए समझाया गया है कि समाज में रूढ़िवादी धारणा के कारण ही स्त्री एवं पुरुष से अलग अलग अपेक्षाएं की जाती हैं। ये लोग समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि जो काम एक पुरुष कर सकता है वही काम स्त्री भी कर सकती है, जो लड़का कर सकता है लड़कियां भी कर सकती है। ठीक है, तो ये समझने को लोग तैयार ही नहीं है। तो ये जो नहीं समझने वाले लोग हैं ना, वही कहते हैं, उसके दिमाग में एक धारणा बनी हुई है जो बूढ़े पुरानों में ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं रूढ़िवादी धारणा, है ना, जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, जो उनके जीवन में विकास के अवसरों को प्रभावित करती है। ठीक है, जीवन में विकास के अवसर को प्रभावित करती है। यह धारणा खास उस लड़कियों के जीवन में आगे बढ़ने के अवरोध को बाधित करती है जिसके कारण उनका मनोबल टूट जाता है। सॉरी मोबाइल में बोल रहा हूँ। जिसके कारण उनका मनोबल टूट जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की पढ़ना चाहती है और अब 18-20 साल में उसका शादी कर देते हैं, 18 साल 16 साल में शादी कर देते हैं, तो अब वो पढ़ना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। ठीक है, अब वो जो कर सकती थी, जो पढ़ के बन सकती थी, अब वो नहीं बन पाएगी। और यदि बनना चाहेगी भी तो उसको बहुत समस्या झेलना पड़ेगा। यदि आप उसको 20 साल या 25 साल तक टाइम देते कुछ पढ़ के कुछ बनने का, तो शायद वो उसके लिए आसान होता। तो यही बात होती है कि जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं ना, उसके कारण उनका जो मनोबल है, जो उनका विश्वास है, वो टूट जाता है। उनके आत्मविश्वास में भी कमी आती है। इसे हम 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब देखिए उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं। अनीमा की कहानी। अनीमा छोटे से गांव में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी है। उसके पिता पास के शहर में एक दुकान चलाते हैं। उसके 2 बड़े भाई हैं। अनीमा जो है, अनीमा कक्षा 8 में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। कुछ दिन पहले उसकी माँ के पैर की हड्डी सीढ़ियों से गिरने के कारण टूट गई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। अनीमा के पिता ने उससे कहा कि वह कुछ दिन स्कूल न जाए और अनीमा अपनी माँ की देखभाल करे। अनीमा ने अपने पिता से कहा कि भैया को भी घर के काम में सहयोग करने को कहें क्योंकि उसकी परीक्षा नज़दीक है। अनीमा ने कहा कि मेरा परीक्षा आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप भैया से कहिए कि वो माँ की सेवा करें। पर पिता ने कहा कि माँ की देखभाल तथा घर के कामकाज वह अच्छे से कर सकती है। माँ की देखभाल और घर के कामकाज से उसे इतना समय नहीं मिला कि वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है, मतलब अनीमा ने घर का काम तो अच्छे से कर लिया, माँ का देखभाल भी कर लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकी। फिर भी अनीमा ने परीक्षा देने का निर्णय लिया। जब नतीजे आए तो अनीमा को अच्छे अंक नहीं मिले। अनीमा को कम अंक क्यों प्राप्त हुए? अनीमा के पिता ने ऐसा क्यों किया कि वह क्यों कहा कि घर का काम अच्छे से कर सकती है? क्योंकि वो जान रहे हैं कि घर का काम जो है लड़कियां ही करती हैं। उनके दिमाग में वो चीज़ बैठा है, रूढ़िवादी धारणा बैठी हुई है, तो वो सोच रहे घर का काम तो लड़कियां ही कहती हैं। आप कह रहा है अनीमा को अच्छे अंक क्यों प्राप्त नहीं हुए? क्यों? क्योंकि रूढ़िवादी धारणा है दिमाग में। यदि उनको ये चीज़ वो सोच पाते कि भाई बेटे का एग्ज़ाम नहीं है तो उसको माँ की सेवा में लगा दें और बेटी का एग्ज़ाम है तो उसको पढ़ने दें, लेकिन ये तो उन्होंने किया नहीं। आगे देखिए, आगे है हामिद की कहानी। हामिद अपना मैट्रिक का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे अंक अधिक नहीं मिले थे, लेकिन उसके पसंदीदा विषय सामाजिक विज्ञान एवं भाषा में अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वे खुश नहीं हुए। हामिद आगे की पढ़ाई कला विषय से करना चाहता था, मतलब वो कला संस्कृति लेना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता उस पर विज्ञान एवं कंप्यूटर सीखने का दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि कला विषय लड़कियों के लिए ठीक है, लड़कों को विज्ञान जैसे कठिन विषय पढ़ने चाहिए। हामिद काफ़ी दबाव में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ठीक है, मतलब लड़का है तो वो विज्ञान ही पढ़ेगा, मैथ ही पढ़ेगा, और लड़की है तो वो कला संस्कृति पढ़ेगी। नहीं, किसी भी व्यक्ति को जो भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ने देना चाहिए। तो यही रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो हमारे समाज में बैठी हुई हैं। आगे देखते हैं। विद्यालय से ड्रॉप आउट एवं कम उम्र में विवाह लड़कियों की एक बड़ी समस्या है। मतलब विद्यालय जो है स्कूल छोड़वा दिए जाते हैं और कम उम्र में शादी कर दी जाती है। आगे पढ़ने का अवसर मिलने पर भी मानविकी, गृह विज्ञान, नर्सिंग जैसे विषयों को लेकर के पढ़ाई करने का उन पर दबाव डाला जाता है। सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण ही समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हुई हैं। हमारे समाज में बेटे की चाहत अधिकांश भारतीय परिवार को है। यह धारणा पुरातन काल से चली आ रही है। लड़कों को परिवार के लिए कमाने वाला
उत्तराधिकारी एवं बुढ़ापे का सहारा तथा लड़कियों को प्रायः बोझ समझा जाता है। आप लोग ये सब अच्छे समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसका कारण प्रायः समाज में व्याप्त दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा के कारण ही लोग परिवार ये समझता है कि लड़कियाँ हो गई तो बोझ हो गई हम पे, कि इसको दहेज देने के इसका शादी करवाना पड़ेगा। इस कारण बाल विवाह, बाल कन्या हत्या मतलब छोटे में ही लड़की को मार देना, कन्या भ्रूण हत्या वो हुआ कि मतलब पेट के अंदर ही मार देना लड़की, अगर पहले जांच करवा लो लड़की है तो पेट के अंदर ही मार दो। बाल हत्या हुआ कि जब वो जन्म हो गया उसके बाद देखा कि लड़की है तो उसको धीरे धीरे मार देना, खाना अच्छा ना देना या दूध ना देना, तो इस तरह से उसकी हत्या कर देना। एवं सम्मान हेतु हत्या जैसी सामाजिक बुराइयां समाज में व्याप्त हैं। हालांकि सरकार इन सभी प्रतिबंध लगा चुकी है। सरकार सभी को कह चुकी है कि ये सब चीज़ें गलत है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर दंड दिया जाएगा, उसको जुर्माना लगा जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, ऐसा सरकार ने कह दिया है। लेकिन फिर भी चोरी छुपे तो चलता ही है समाज में, लेकिन अब बहुत कम हुआ है पहले से। आगे देखिए, आंकड़ों में लैंगिक विभाजन। निम्नलिखित आंकड़ों पर ध्यान दीजिए एवं पता लगाने का प्रयास कीजिए कि इन आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भारत में 2011 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो देखिए भारत में 443 लिंगानुपात था। कितना था? 400 नहीं, 943। भारत में 2011 में 943 लिंगानुपात था। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 यदि पुरुष है, यदि 1000 जो है यदि पुरुष है तो उसमें 943 क्या हैं? महिला हैं। क्या हैं? महिला हैं। तो यही इसका मतलब हुआ। लिंगानुपात का मतलब यही होता है कि 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं। तो देखिए झारखंड में जो है 1000 पुरुष पे 947 महिलाएं थी। केरल में सबसे ज़्यादा 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं थी, मतलब महिला ही ज़्यादा थी। पुडुचेरी में भी महिला ज़्यादा थी, 1000 पुरुष पे 1037 महिलाएं थी। तमिलनाडु में 1000 पुरुष पे 996 महिलाएं थी। हरियाणा में 1000 पुरुष पे 830 महिलाएं थी, सबसे कम हरियाणा में था। अब देखिए साक्षरता दर प्रति 100 जनसंख्या पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या। देखिए राज्य, पुरुष, महिला और कुल। देखिए झारखंड राज्य में मतलब 48.45% पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाएं 56.21% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। केरल में 96.11% पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाएं कितनी थी? 92.01%। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर था, अभी भी है। लक्षद्वीप में 95.56% पुरुष पढ़े लिखे थे और यहाँ इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। मिजोरम में देखिए इतना पुरुष पढ़े लिखे थे, इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। तो इस तरह से साक्षरता दर भी महिलाओं की कम थी। स्रोत क्या था इसका? जनगणना 2011। अब तो 2023 का जनगणना फिर से हो रहा है, तो अब एक नया डाटा आएगा फिर। लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका। लैंगिक भेदभाव मतलब कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है, वो समझ जाता है कि लड़का हो या लड़की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही कह रहा है कि जो लैंगिक भेदभाव हो रहा है ना, उसमें शिक्षा की भूमिका कितनी है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो क्या इस चीज़ को समझ पाता है या नहीं। तो देखिए आगे है लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका क्या है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। विद्यालय में बच्चे अपने प्रारंभिक उम्र से ही सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं। ठीक है, मतलब वो शुरू से ही जो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट होता है वहीं बता दिया। जैसे आपको 7 क्लास में बताया जा रहा है कि लड़का लड़की में भेद नहीं करना है। तो आप लोग जब बड़े होंगे तो आप लोग ऐसा नहीं बनेंगे, जैसे बूढ़े लोग हैं वैसा आप लोग नहीं बनेंगे। आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा कि नहीं, हमें भेदभाव नहीं करनी है। तो इसी तो पढ़ेंगे तब ना। जो पढ़ा लिखा है ही नहीं उसको क्या पता कि लड़का लड़की में भेद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही कह रहा है कि क्या कि विद्यालय में बच्चे अपने प्रारंभिक उम्र से ही, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं। सामाजिक मूल्य मतलब कैसे समाज में रहना चाहिए, क्या अच्छा है क्या ख़राब है, लड़कियों पर अत्याचार करना ख़राब है या नहीं है, बेटियों को मारना ख़राब है कि नहीं है। आप लोग शुरू से ये चीज़ सीख रहे हैं जो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अतः प्रत्येक बच्चे को विद्यालय से जोड़ना अति आवश्यक है। हर बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है। आज के युग में लड़के और लड़कियां बड़ी संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, फिर भी उनकी साक्षरता दर में अंतर है। मतलब
वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त कर कई महिलाएं आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब वर्तमान समय में, अभी के समय में हजारों हजार ऐसी महिलाएं हैं, लाखों महिलाएं हैं, करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो कि जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की और एक अच्छा पोस्ट उन्होंने पाया। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। किरण बेदी क्या थी, भारत की प्रथम IPS ऑफिसर थी। उसके बाद हैं ये अमेरिकन कंपनी पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कौन है, इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है वो अमेरिकन कंपनी पेप्सिको एक कंपनी है अमेरिका की, उसकी मुख्य कार्यकारी हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं दीपाली की। दीपाली अमृत खलखो रेलवे इंजन ड्राइवर हैं ये। दीपाली झारखंड की महिला इंजन ड्राइवर है। दीपाली BSL हाई स्कूल बोकारो की विद्यार्थी रह चुकी है तथा उच्च शिक्षा उन्होंने रांची महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त की है। उन्होंने खड़गपुर में इंजन ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, फिर रांची से लोहरदगा ट्रेन चलाना शुरू किया। इस कार्य को करते हुए उन्होंने साबित किया कि महिलाएं उन कार्यों को भी कर सकती है जो सामान्यतः पुरुष का कार्य समझा जाता है। तो देखिए, ड्राइविंग का कार्य, खासकर रेल ड्राइवर का कार्य जो है वो समझा जाता है कि पुरुष ही करते हैं, लेकिन महिलाएं भी कर सकती हैं, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, महिला आंदोलन। अब कानूनी सुधार, स्वास्थ्य आदि में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन औरतों के संघर्ष से हुआ है। जो महिलाओं ने संघर्ष किया है उसके लिए उससे ये परिवर्तन आया है समाज में। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। मतलब महिलाओं ने जो संघर्ष किया अपने लिए, अपने अधिकार के लिए, उस संघर्ष को, उस लड़ाई को क्या कहा गया, महिला आंदोलन कहा गया। देखिए, इसमें चेतना जागृत करने, अच्छा यहाँ पे कुछ छोड़ दिया मैंने, तो महिला आंदोलन कहा जाता है, ठीक तो है। आगे देखिए, इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अभियान चलाना, विरोध करना एवं जागरूकता फैलाना प्रमुख है। तो महिला आंदोलन जो होता है उसमें इन चीज़ों का जो आपने देखा, न्याय हासिल करती हैं, मुकाबला करती हैं, भेदभाव के खिलाफ मुकाबला करती हैं, अलग अलग रणनीति अपनाती हैं, ठीक है, अभियान चलाती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं, जागरूकता फैलाती है। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं महिलाओं के अधिकार के लिए, तो इसको महिला आंदोलन कहा जाता है। देखिए, जागरूकता रैली में शामिल महिलाएं। अभियान क्या होता है, अब देखिए अभियान के बारे में जानते हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब वो जो बहुत बड़ी संख्या में जब महिलाएं किसी एक मांग के लिए जब रोड पे निकलती हैं, कहीं पे प्रदर्शन करती हैं, विरोध करती हैं, तो वो अभियान होता है। इसके फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, मतलब महिलाओं को जो कष्ट दिया जाता है, जो फैमिली में, परिवार में जो महिलाओं को कष्ट होता है, यौन प्रताड़ना जो होता है उनका, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सन 2006 में घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा सह रही औरतों को कानूनी सुरक्षा देने संबंधी एक कानून लागू की गई। मतलब घर में यदि किसी महिला को हिंसा किया जा रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, तो उससे संबंधित एक कानून बनाया गया 2006 में, कानून लागू की गई, जिसे घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। यह भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है ये कानून जो आपने ऊपर पढ़ा। महिला संरक्षण क्या था, ये वाला महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये एक कानून है।
कानून क्या करता है? इसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन मतलब तुरंत राहत पहुंचाना है। यह भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह की किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण, आर्थिक मतलब पैसे के लिए शोषण करना, उसके शरीर से शोषण करना, उसको मारपीट करना या फिर अपमानजनक भाषा में इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्यवाही कर सकती है। मतलब आप यदि महिलाओं से गाली गलौज करते हैं तो उसमें भी कार्यवाही की जा सकता है। कुछ और उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र स्थित शनि सिंगनापुर में शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के एक आंदोलन चलाया गया। मतलब शनि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश घुसने नहीं दिया जाता था। कहाँ स्थित शनि मंदिर? महाराष्ट्र में। तो वहाँ महिलाओं को अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, तो महिलाओं ने आंदोलन किया। इस आंदोलन के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिया कि उक्त मंदिर में प्रवेश से महिलाओं को वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब महिलाओं को घुसने से मना नहीं किया जा सकता। इस तरह का आंदोलन मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चलाया गया, जिसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया। अंततः उन्हें उक्त दरगाह में प्रवेश की अनुमति दी गई। जब उन्होंने आंदोलन किया तो उसको फिर दे दिया गया अनुमति कि ठीक है, आप लोग जो है मस्जिद में दरगाह में घुस सकते हैं। आगे है विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाना। विरोध करना एवं जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना एवं महिलाओं के हितों के उल्लंघन संबंधी नीतियों का विरोध करना भी महिला आंदोलन का कार्य है। जहां विरोध व्यक्त करने में रैलियां एवं प्रदर्शन आदि तरीके बहुत असरदार होते हैं। मतलब कि विरोध करने के लिए लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं। कहीं मान लीजिए कोई रोड जाम कर देंगे, वहाँ विरोध करेंगे, या फिर हज़ारों हज़ार महिला किसी मैदान में जुट करके विरोध करेंगी, या फिर महिलाएं रोड पर जो है एक पोस्टर ले लेती हैं, फिर वहाँ पे नारा लगाते हुए चलती हैं। तो ये सब जो तरीके हैं, ये सब अच्छे तरीके हैं जिसके द्वारा कि जागरूकता फैलाया जा सकता है, अपने मांगों को पूरा किया जा सकता है। रैली का मतलब वही होता है, जो रैलियाँ लिखा है रैली वो होता है कि अपना वो बैनर वैनर लेकर के, पर्चा वर्चा लेकर के अपना नारे लगाते हुए या फिर अपना मांग करते हुए चलना रोडों पे। तो जागरूकता फैलाने के लिए गीतों, नुक्कड़ नाटकों तथा जनसभाओं का सहारा भी लिया जाता है। तो गीत मतलब जान ही रहे हैं, गीत बना देना, जैसे कि आजकल चुनाव में गीत बनता है। हाँ देखिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक करती महिलाएं। नुक्कड़ नाटक का मतलब क्या होता है कि गली मोहल्लों में क्या करना, कस्बों में क्या करना, एक नाटक करना। ठीक है, नाटक का मतलब बहुत खर्चे नहीं, ऐसे जनरली जो नाटक होता है कॉमेडी टाइप का जो नाटक जैसे होता है, जैसे कॉमेडी करने वाले कैसे होते हैं, कहीं भी गली में मोहल्ले में कहीं भी अपना स्टार्ट कर देते हैं, उसी तरह से नुक्कड़ नाटक होता है। ठीक है, कि कहीं भी गली मोहल्ला कस्बा में जो है नाटक करना, और नाटक के माध्यम से लोगों को ये बताना कि हमें क्या दिक्कत है और हमें क्या चाहिए। ठीक है, हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, नाटक के माध्यम से बताना। अब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाएं अपने संघर्ष के यादों को ताज़ा करने के लिए इकट्ठा होती हैं। मतलब उन्होंने जो अपना अधिकार पाया है उसको याद करती हैं महिला दिवस के दिन, एवं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्य, जैसे नाच गाना, जैसे मतलब खुशी मनाती हैं इस चीज़ का कि हमें आज के दिन जो है अधिकार मिले थे, इस चीज़ का वो खुशी मनाती हैं। देखिए, विश्व में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो जानने योग्य शब्द जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको याद रखना है। ये नहीं कि बस पढ़ लेना है यहाँ से, इसको याद भी रखना है। देखिए, पहला है जनगणना, जिसको कहते हैं सेंसस। क्या कहते हैं? सेंसस। जैसे कि अभी कौन सा हो रहा है, 2023 का जनगणना हो रहा है, जो कि 2022 में होना था लेकिन कोरोना कारण नहीं हुआ। तो 2023 में जनगणना हो रहा है, सेंसस। क्या कहते हैं? सेंसस। रूढ़िवादी मतलब ऑर्थोडॉक्स। रूढ़िवादी मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स। ध्यान से सुनिए, रूढ़िवादी मतलब ऑर्थोडॉक्स। आंदोलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट। क्या कहते हैं? मूवमेंट। दहेज प्रथा क्या कहते हैं? डॉरी सिस्टम। दहेज प्रथा क्या कहते हैं? डॉरी सिस्टम। दहेज प्रथा मतलब डॉरी सिस्टम। जागरूकता मतलब अवेयरनेस।
जागरूकता मतलब अवेयरनेस, जिसे कहते हैं ना जागरूक होना, अवेयर होना, उसी तरह जागरूकता मतलब अवेयरनेस। समाज, समाज मतलब सोसाइटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं सोसाइटी। बुराइयाँ मतलब क्या होता है ईवेल्स, बुराइयों क्या कहते हैं ईवेल्स। विरोध करना, विरोध करना मतलब प्रोटेस्ट करना, जैसे कोई किसी का विरोध करता है मतलब प्रोटेस्ट कर रहा होता है, तो विरोध करना मतलब प्रोटेस्ट करना। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और आगे हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, यदि आपने चैप्टर को अच्छे से सुना होगा तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे इसको कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को 42 मिनट में पूरा कर लिया है और अच्छे समझने का प्रयास किया है। और फिर भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो यदि समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि कोई दिक्कत है, अगर है तो उसको समाप्त किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।